नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संदीप पर। कैसे हैं साथियों? हम आशा करते हैं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भी होंगे। साथियों, आज का सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग व्याख्या विधि को देखने वाले हैं और व्याख्या विधि से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है। ध्यान रखिएगा साथियों, शिक्षण विधि में सबसे कमजोर विधियों के रूप में व्याख्या विधि को माना जाता है। व्याख्या विधि को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन बिना व्याख्या के आप अपनी चीजों को बालक के सामने रख नहीं पाएंगे। लेकिन व्याख्या कौन देता है? तो टीचर देते हैं, जिसमें बच्चे जो है सृजनात्मक करने में कम होते हैं, क्योंकि उसको केवल वो सुनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। व्याख्या विधि सर्वाधिक प्राचीन विधियों में से एक है जो केवल सृजनात्मक विधि है। ये ध्यान रखिएगा, यह विधि संभवतः प्रयोग में सरल, क्रमबद्ध व कम परिश्रम वाली होने के कारण ही व्याख्या को मृत बनाने के बावजूद भी इसकी महत्ता कम नहीं हुई है। इस विधि में वर्तमान में सर्वाधिक आलोचना किए जाने के उपरांत भी यह सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है। इसकी आलोचना खूब हो रही है, लेकिन यह अब भी अपने उसी रूप में व्यवस्थित चल रही है जैसा कि प्राचीन काल में था। इस विधि में अध्यापक ही केवल केंद्र बिंदु होता है, सक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र होते हैं, वो केवल सुनते हैं। सुने या ना सुने, उनका दिमाग कहाँ है इसमें आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए इसको कम सक्रिय माना जाता है। व्याख्यान विधि के पद की बात अगर हम करें कि व्याख्यान विधि के पद क्या है, तो व्याख्यान विधि का पहला पद है कि विषय, वस्तु व प्रकरण निर्धारित करना। दूसरा है अध्यापक द्वारा योजना बनाना। इन योजनाओं में आपको क्या क्या करना है? तो छात्रों का पहले आप पूर्व ज्ञान निर्धारित करेंगे कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है। शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना, शिक्षण का उद्देश्य आप निर्धारित करेंगे, आप पढ़ा किस पर रहे हैं। पाठ्य वस्तु की रूपरेखा तैयार करना और उदाहरणों को स्थान देना कि आप कैसे उदाहरण प्रस्तुत करें कि बच्चे उसको आसानी से समझ लें। अब आप इतनी तैयारी के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर चौथा पे सारांश प्रस्तुत करेंगे और फिर आप मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे इसको कितना सीखे हैं। यह ध्यान रखिएगा। यह विधि जो है ये कम खर्चीली है और अल्प आयु विधि है, यानी जल्दी करा लिया जाता है। इस विधि में कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि समय की भी बचत होती है। यह विधि जीवनी, आत्मकथा हेतु सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। यह विधि सरल, संक्षिप्त, तीव्र गति से चलने वाली है तथा इसमें तार्किक क्रम सरलता से स्थापित किया जा सकता है। तार्किक क्रम को इसमें क्या है? सरलता से स्थापित किया जा सकता है। अब बात हम करें कि व्याख्यान विधि का प्रयोग निम्न शिक्षण में प्रयुक्त रहता है। नवीन पाठ को प्रारंभ करने में, सामान्यीकरण करना, किसी वैज्ञानिक जीवनी या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित करना, कठिन व सैद्धांतिक पाठ जिसका प्रदर्शन संभव नहीं है, पाठ का सारांश देना। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपकी जब इस तरह के जब प्रश्न पूछेंगे तो आपके लिए एक समस्या बने। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो हमने अभी क्या कहा कि व्याख्या विधि जो है यह एक प्राचीन विधि है, इस पे मनोवैज्ञानिक कम बल देते हैं। तो व्याख्या विधि का प्रयोग निम्न शिक्षण में प्रयुक्त होता है। किसमें होगा? नवीन पाठ को प्रारंभ करने में, सामान्यीकरण करने में, किसी वैज्ञानिक जीवनी या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराने में। तो बिल्कुल यही सबसे उपयुक्त माना जाएगा। हालांकि कठिन और सैद्धांतिक पाठ में इसका प्रश्न संभव नहीं है, वह भी होगा। पाठ का सारांश देना, ये सब इसी व्याख्या में ही आ जाएगा, इसलिए समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी ऊपर हमने ऐसे प्रश्नों को देखा है। तो साथियों, यह बहुत ही छोटी और आसान विधि है। हालांकि इसे अमनोवैज्ञानिक विधि भी माना जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें सक्रिय कम होते हैं इसीलिए। ठीक है, लेकिन इसकी उपयोगिता आज भी बराबर बरकरार है। तो आपको सभी विधियों में सबसे कमजोर विधि के रूप में अगर देखा जाएगा तो सबसे अंत में इसी व्याख्या की बात होगी। ठीक है साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर प्रेषित करें। मिलते हैं फिर। जय हिंद।